मुसलमानों को पकड़ पकड़ के कहा जाता है कि जय श्री राम का नारा लगाओ, नहीं लगाओ तो उनको जो है वहीं पे मॉब लिंचिंग के ज़रिए मार दिया जा रहा है। ट्रेन में कहा जाता है आरपीएफ, जिसको वहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, वो प्रोटेक्शन करने के बजाय कहता है कि अगर योगी और मोदी का समर्थन नहीं करोगे तो तुमको यहाँ हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे। और 10 की 10 सीटें बीजेपी हारने वाली है। इसीलिए उन लोगों ने ऐसा किया है कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल के उन्होंने भी गुजरात में अहमदाबाद में उनकी लाशों को लेकर ट्रक में पूरी यात्रा की थी और पूरे माहौल को गरमाया था, और जिसके नतीजे में आज वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। क्योंकि वक्फ की इमलाक को बचाने के लिए अगर कोई भी कदम उठा रहा है, चाहे वो मिली काउंसिल हो, चाहे वो मजलिस मुशावरत हो, वो मुस्लिम इंस्टीट्यूट हो, कोई भी अदारा हो, तो इसके ख़िलाफ़ तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। ये बीजेपी की पूरी साजिश है कि एक हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा किया जाए। और नहीं तो आप सोचिए कि मस्जिदों के सामने जाके और बिल्कुल जिसको कहते हैं इश्तिआल अंगेज़ नारे लगाना, मुसलमानों को गालियाँ बकना, उनके मज़हब को गालियाँ बकना, और उसके बाद ये अभी ईद मिलादुन्नबी महीना भर पहले हुआ है, तो बहुत से मुसलमानों के घरों पे जो है झंडे लगे हुए थे हरे रंग के, कलमा वगैरह भी लिखा रहता है उस पर। तो एक ये वीडियो बिल्कुल वायरल हो गया है। हमारी जो मिली तंजीमें हैं, ये सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में आप कॉन्फ्रेंस और मीटिंगें कर रहे हैं, वो भी उन जगहों पे ज़्यादा हो रहा है, बल्कि वहीं पे हो रहा है जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है। ऐसा है कि मैंने जो ख़बर पढ़ी थी अवामी न्यूज़ में, उसकी हेडिंग थी ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का इनाक़ाद किया। और जो मैंने पोस्ट लगाया है, पोस्ट में मैंने लिखा था कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल मुबारकबाद की मुस्तहक़ है जिसने इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस का इनाक़ाद किया। तो सबसे पहली बात तो ये कि चूँकि वक्फ़ की इमलाक को बचाने के लिए अगर कोई भी कदम उठा रहा है, चाहे वो मिली काउंसिल हो, चाहे वो मजलिस मुशावरत हो, वो मुस्लिम इंस्टीट्यूट हो, कोई भी अदारा हो, तो इसके ख़िलाफ़ तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। ये तो बहरहाल काबिल तहसीन है और इसलिए मैंने मुबारकबाद दी थी। उसके बाद मैंने आगे लिखा है कि नाम से ज़ाहिर है कि ये एक ऑल इंडिया यानी कुल हिंद तंजीम है, लिहाजा मैं इस कुल हिंद सतह की मिली तंजीम को इत्तला देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में मंसूबा बंद तरीक़े से फ़िरक़ा वाराना फ़साद करवा कर वहाँ के मुसलमानों का जीना हराम कर दिया गया है। ये अखबारों में हम लोग भी पढ़ रहे हैं, कम से कम उर्दू अखबारों में तो ख़बरें आ ही रही हैं, सोशल मीडिया पे ख़बरें आ रही हैं। भले ही नेशनल मीडिया, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो इन ख़बरों को ईमानदारी से नहीं दिखा रहे हैं। और वहाँ जो हुआ है, ये हम लोग पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ मंसूबाबंद तरीक़े से फ़साद करवाया गया है। और उसकी वजह भी सब जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो बीजेपी ने वहाँ चूँकि कोई काम नहीं किया है, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम नहीं किया है जो वो दिखा सकें, तो उनके पास इलेक्शन जीतने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हिंदू मुस्लिम को अलग करके पोलराइजेशन करके वो इलेक्शन करवाएं। यूपी में 10 सीटों पर ज़मीनी चुनाव होने वाले हैं असेंबली के, और ये 10 सीटें जैसा कि सुना जा रहा है कि 10 की 10 सीटें बीजेपी हारने वाली है। इसीलिए उन लोगों ने ऐसा किया है कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल के वहाँ के जो एमएलए थे वो एमपी हो गए हैं, जिन्होंने वो जीता है फैज़ाबाद, तो उस सीट पे ये लोग नहीं करवा रहे हैं इलेक्शन, ये क्योंकि उनको मालूम है कि हम लोग फिर हारेंगे। तो ये बीजेपी की पूरी साजिश है कि एक हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा किया जाए। और नहीं तो आप सोचिए कि मस्जिदों के सामने जाके और बिल्कुल जिसको कहते हैं इश्तिआल अंगेज़ नारे लगाना, मुसलमानों को गालियाँ बकना, उनके मज़हब को गालियाँ बकना, और उसके बाद ये अभी ईद मिलादुन्नबी महीना भर पहले हुआ है, तो बहुत से मुसलमानों के घरों पे जो है झंडे लगे हुए थे हरे रंग के, कलमा वगैरह भी लिखा रहता है उस पर। तो एक ये वीडियो बिल्कुल वायरल हो गया है सोशल मीडिया पे कि एक शख्स वहाँ चढ़ता है, जिसका नाम बाद में पता चला गोपाल मिश्रा है, गरीब लड़का है। ये तो जो नफ़रत फैलाई जा रही है, वो जहनों में इतनी नफ़रत भर गई है कि उसको एक साजिश के तहत एक मुसलमान के घर पे चढ़ा के और वो हरा झंडा जो है उसको उतारने के लिए उसकी पूरी बालकोनी तोड़ दी गई और वहाँ पे उसने भगवा झंडा लहराया। अब इसी बीच में वहाँ गोली चलती है और वो लड़का जो है अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो मेरा तो ये भी ख्याल है कि जिन लोगों ने उस बच्चे को वहाँ उकसा कर चढ़ाया था, हो सकता है कि उन्होंने ही गोली मारी हो, ताकि उसकी लाश को लेकर आपने देखा कि 5 किलोमीटर तक उसको घुमाया गया।
जबकि उत्तर प्रदेश का ये रिकॉर्ड रहा है कि आपको मालूम है कि जब वहाँ पर वो क्या जगह थी, हाथरस में जब एक बच्ची के साथ जो है क्या कहते हैं कि घिनौना फेल किया गया और उसका कत्ल किया गया, तो उसकी लाश उसके लवाहिकीन के हवाले नहीं की गई, बल्कि उसको पुलिस ने आधी रात को केरोसिन तेल डाल के जला दिया। कहा कि नहीं, अगर लाश दी जाएगी तो ये जो है लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। तो अब सवाल ये है कि आज लॉ एंड ऑर्डर का मसला आपने क्यों होने दिया, क्यों लाश को लेकर वहाँ पे यात्रा की गई। तो अब अगर आप थोड़ा पीछे चले जाइए तो आपको याद आएगा कि जब गोधरा में जब वो ट्रेन जलाई गई थी और वहाँ जब वो कुछ लोग जो है उसमें जल के ट्रेन में मरे थे, तो उनकी लाशों को उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उन्होंने भी गुजरात में अहमदाबाद में उनकी लाशों को लेकर ट्रक में पूरी यात्रा की थी और पूरे माहौल को गरमाया था, और जिसके नतीजे में आज वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। तो ये सारी बातें हो रही हैं यूपी के अंदर में और भी जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है। मेरी शिकायत ये है कि हमारी जो मिली तंजीमें हैं, ये सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में आप कॉन्फ्रेंस और मीटिंगें कर रहे हैं, वो भी उन जगहों पे ज़्यादा हो रहा है, बल्कि वहीं पे हो रहा है जहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं है। तो आपने कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छी बात है। मेल वगैरह भेजने की बात थी कि जेपीसी को जो है आप लोग मेल भेजिए कि हम लोग जो है ये जो वक्त का तरमीमी बिल जो आया है इसके ख़िलाफ़ हैं। वो मामला ख़त्म हो गया, 17 सितंबर को वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब उसके बाद कॉन्फ्रेंस हम लोग आपस में कर रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं ये वक्त की इजाज़त हमारी, अल्लाह की इजाज़त, किसी का कोई इसमें हाथ नहीं लगा सकता है। बात तो सही है, लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि असल काम तो पार्लियामेंट में होगा और पार्लियामेंट में अभी बीजेपी की अक्सरियत नहीं है तन्हा, उसके साथ में जो दूसरी पार्टियां हैं उनके ऊपर दबाव बनाना होगा। और ये कैसे दबाव बनाया जाएगा कि ताकि, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने कुछ दबाव बनाया था, इसी वजह से ये जेपीसी बनी, नहीं तो वो तो कामयाब हो जाते अपना पास करने में। तो बहरहाल तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो कॉन्फ्रेंस या मीटिंगें जो एसी कमरों में हॉलों में बैठकर हो रही है, तो ये मैंने उसमें पोस्ट में भी लिखा है कि आप ठोस कदम कुछ उठाइए उन मुसलमानों के लिए जो बहराइच में आज मजलूम हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिन पर जुल्म हो रहा है, उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं, उनके मकान जलाए जा रहे हैं, उनके नौजवान बच्चों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। तो उन्हें कानूनी मदद की भी ज़रूरत है और माली इमदाद की भी ज़रूरत है। कि मुझे ये भी शक था कि अगर मैं अखबारों में ये खबर, ये आर्टिकल भेजता तो हो सकता है कि अखबार वाले इसको शाये न करते, लेकिन फेसबुक में मैंने डाला है, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता है, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, रिएक्शन भी आ रहे हैं। और वो जो एक किस्सा है ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में जलाया जा रहा था तो एक फाख्ता चिड़िया जो है वो चोंच में ला के पानी डाल रही थी, तो एक उल्लू ने उससे कहा था कि ये क्या कर रही हो, तो कहा कि अल्लाह के दोस्त को, खलीलुल्लाह साहब को जलाया जा रहा है, मैं उसकी आग को ठंडा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उल्लू ने हंस के कहा था कि तुम बड़ी बेवकूफ़ हो, तुम्हारी ये एक एक बूंद पानी से क्या वो नमरूद की आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने जवाब ये दिया था कि मुझे भी मालूम है कि मेरे इस एक बूंद पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल को हश्र के दिन जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि जब मेरे दोस्त को जलाया जा रहा था तो तुमने उसे बचाने के लिए क्या किया, तो मैं कहूँगी कि या अल्लाह, मेरी जो हैसियत थी, मेरी जो बिसात थी, मैंने अपनी बिसात भर कोशिश की और कामयाबी और नाकामी देना ये आपके हाथ में था, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, मेरा ज़मीर साफ़ हो जाएगा। लेकिन उस वक्त तो ज़मीनी स्तर पर चिड़िया द्वारा देखा गया था, यहाँ पे तो घरों में बैठकर, सेमिनार रूम में बैठकर बस प्रोग्रामें हो रही हैं, ज़मीनी स्तर पर जी मैं तो यही कह रहा हूँ कि सिर्फ आप मीटिंगें कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक मसला अभी आपने उठाया है कि वक्फ बिल का। बिल्कुल तरमीमी बिल जो आया है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, पूरी साजिश है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों का क्या सिर्फ यही एक मसला है? आज जगह जगह मुसलमानों को पकड़ पकड़ के कहा जाता है कि जय श्री राम का नारा लगाओ, नहीं लगाओ तो उनको जो है वहीं पे मॉब लिंचिंग के ज़रिए मार दिया जा रहा है। ट्रेन में कहा जाता है आरपीएफ, जिसको वहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, वो प्रोटेक्शन करने के बजाय कहता है कि अगर योगी और मोदी का समर्थन नहीं करोगे तो तुमको यहाँ हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे, और गोली मार दे रहे हैं। आज ये यानी मुसलमान होना जैसे कि गुनाह हो गया है आज हिंदुस्तान के अंदर। तो इसके ख़िलाफ़ कौन आवाज़ उठाएगा? तो हमारी मिली तंजीमें अगर नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा? तो ये लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे के ये सिर्फ एक मुद्दे को उठाकर और एयर कंडीशन हॉल में बैठकर और मीटिंगें कर ली, नशिस्तन गुफ्तन और खुर्दन और उसके बाद बर्खास्तन। अच्छा, ये
वफ़ की इमलाक के बारे में मेरी मालूमात बिल्कुल, हाँ मैं मगरबी बंगाल की बात कर रहा हूँ। इस मामले में मेरी जो मालूमात हैं वो तकरीबन सिफ़र हैं। मुझे इस बारे में पूरी जानकारी है नहीं, तो मैं बिला वजह किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा। लेकिन हाँ इतना है कि ये तो सभी जानते हैं कि सिर्फ मगरबी बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में वफ़ की इमलाक पर गैरों का कब्ज़ा हुआ है। और ये गैरों का कब्ज़ा अगर हुआ है तो अपनों की यानी मदद के बगैर नहीं हुआ है। तो जाहिर बात है कि हमारे लोग हैं जिनकी गलतियों से, जिनके लालच की वजह से आज कहते हैं कि साहब मुकेश अंबानी ने जो बम्बई में घर बनाया है वो भी वक्फ की जायदाद के ऊपर बना है। मौलवी साहब, ये तो सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी की बात रही है। अभी एक नया कानून आ जाता है कि कोई भी अगर शख्स किसी मस्जिद में दाखिल होकर के जय श्री राम का नारा लगाता है तो वो कानूनन अपराधी नहीं कहलाया जाएगा, वो उसका हक है, वो कह सकता है। जी, ये तो इससे बड़ा खतरा लाहक कर्नाटका हाई कोर्ट के एक जज हैं, मस्जिदें भी अब सुरक्षित नहीं रहेंगी। प्रसन्ना शायद उनका नाम है। तो उन्होंने ये जजमेंट दिया है, क्योंकि देखिए बात ऐसी है कि पहले हम लोग ये कहते थे कि साहब किसी से झगड़ा होता था और अगर कोई जुल्म करता था तो हम कहते थे कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, यानी मैं आपको अदालत में खींच लूँगा और मैं अदालत में देख लूँगा। लेकिन इधर कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि अब अदालतों में भी देखिए वहाँ भी जो जज बैठे वो भी इंसान हैं और हमारी तरह आपकी तरह उनके भी जज्बात भी हैं और क्या कहते हैं कि एम्बिशंस भी होते हैं। तो आपने देखा कि रंजन गोगोई उन्होंने बाबरी मस्जिद का जब फैसला सुनाया और उससे पहले भी कई फैसले उनके ऐसे थे कि जो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के फेवर में थे। और उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो उनको साथ के साथ राज्यसभा में इलेक्शन नहीं लड़वाया गया, बल्कि नामज़द करके, नॉमिनेट करके उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। हमारे यहीं बंगाल की बात ले लीजिए कि एक जज थे, तो वो हमेशा यानी यहाँ की टीएमसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो ऐसे बोलते थे कि लगता था कि वो जज नहीं हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं या उसके लीडर हैं। और उस टाइम भी यहाँ पे जो सरकार थी वो लोग कह रहे थे कि साहब ये जजमेंट नहीं देते हैं बल्कि ये बीजेपी की हिमायत करते हैं। और उसका हम लोगों ने देखा सबूत कि जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन आया उन्होंने अपनी चेयर पर रहते हुए, जज रहते हुए उन्होंने ऐलान किया कि मैं रिज़ाइन करूंगा और रिज़ाइन करने के बाद मैं बीजेपी में जा रहा हूं, इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये हालात हैं। तो कुछ इसी तरह का मामला ये प्रसन्ना साहब का भी है कि ये जाहिर बात है कि ये जो साहिब इख्तिदार जो पार्टी है अभी उसको ये खुश करने के लिए इस तरह के जजमेंट दे रहे हैं। इन सब मामलों के बीच मिली वहाँ नहीं जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, आप वहाँ आवाज़ उठाते हैं। जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है आवाज़ आपको वहाँ उठानी है। जैसे ऑल इंडिया मिली काउंसिल की अगर मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया लेवल की आप तंजीम हैं, दिल्ली में आपका सदर दफ्तर है, तो आप वहाँ से आवाज़ उठाइए। और सिर्फ ये मैं कहता हूँ कि एयर कंडीशन कमरों में बैठ के कुछ नहीं होगा। मॉब लिंचिंग भी एक बहुत, हाँ बिल्कुल मॉब लिंचिंग भी है। बंगाल में भी हुए, अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ पे हमला हो रहा है, मस्जिदें जगह जगह तोड़ी जा रही हैं। यहाँ तक कि वो गुजरात में आपने देखा अभी कुछ दिन पहले कि वो जो सोमनाथ के मंदिर के आसपास में खानकाहों को, मज़ारों को, मस्जिदों को बिल्कुल बुलडोज़र चला के मिसमार कर दिया गया और कोई पुरसाने हाल नहीं है। 30 करोड़ मुसलमानों के रहनुमाओं को कहाँ देखते हैं आप पूरे मामले में? रहनुमा नहीं है हमारे पास, रहनुमा है नहीं। लेकिन जो मिली अदारे बस वो सिर्फ अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं सब। ये इस तरह की मिली तंजीमें बना के और वहाँ पर ओहदों पर बैठकर और ये लोग बड़ी बड़ी हस्तियों को, एमपी, एमएलए, मंत्री, बड़े बड़े अफसर्स को बुलाते हैं और बुला के जो है मीटिंगें करते हैं, उनके साथ ताल्लुकात पैदा करते हैं और बस फ़ोटो खिंचवाते हैं और अपना जो ज़ाती फ़ायदा ये उठाते हैं। मैं तो बिल्कुल तोबांगे दहल कहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है और ना मैं किसी अदारे से जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ। पहली बात।